बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 और जिसका पहला टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्टूडेंट्स, 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई। एक्चुअली ये एक थ्योरी पेश नहीं की गई थी, ये दो थ्योरीज थी, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्टूडेंट्स, रिलेटिविटी कहते किसे हैं? रिलेटिविटी कहते हैं कंपैरिजन, कंपेयर करना, मवाजना करना, एक के मुकाबले में दूसरी चीज़ कैसे नज़र आती है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होती हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह, ये आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिलेटिविटी कहते हैं कंपैरिजन को। देखें, एक जोक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बहरी जहाज़ में बहुत से लोग खड़े हुए अरशे पे पानी का नज़ारा कर रहे थे कि एक जानिब से आवाज़ उठी, बचाओ बचाओ बचाओ, मर जाएगा, खुदा के लिए कोई तो उसको बचाओ। एक लड़का गया, उसने देखा कि एक बच्चा डूब रहा है और सब लोग शोर मचा रहे हैं कि इसको बचाओ इसको बचाओ, लेकिन कोई इसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। इस लड़के ने छलांग लगा दी और जो तरीका है बालों से खींच के उसको निकाल के ले आया बाहर। इसकी हिम्मत की सबने दाद दी, वाह भाई वाह, बहुत बहादुरी का काम किया मियाँ, वाह, बहुत जवानमर्दी का काम किया। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैंने बहुत जवानमर्दी का काम किया, बहुत आप मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि मुझे धक्का किसने दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों को जो चीज़ नज़र आ रही थी, उसकी हिम्मत, उसकी जवानमर्दी, लेकिन एक्चुअली तो वो खुद बहुत घबराया हुआ था। तो ये कंपैरिजन है, ये रिलेटिविटी है। जो चीज़ें लोगों को जिस तरह नज़र आती हैं उस तरह कभी कभी वो होती नहीं हैं। स्टूडेंट्स, हर लैंग्वेज की अपनी वैकेबलरी होती है। मुझे अगर पश्तो सीखनी है तो मुझे पश्तो की वैकेबलरी आनी चाहिए। पानी को क्या कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं, उठने को, बैठने को। इसी तरह मॉडर्न फिजिक्स की भी अपनी वैकेबलरी है। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, space occupied by three mutually perpendicular lines. The space occupied by three mutually perpendicular lines is called a frame of reference. Three mutually perpendicular line, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूँ तो ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये ऑरिजन। एक्चुअली जेड एक्सिस यहाँ पर है, 3 डायमेंशन में इसको बना नहीं सकते, इसका प्रोजेक्शन हमने ये जेड एक्सिस ले लिया। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। यहाँ पे देखकर आपको कमरे का एक कॉर्नर नज़र आ रहा हो तो यहाँ से ये 3 लाइनें हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आसान कॉन्सेप्ट आपको दूं, मैं चाहता ये हूँ कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको आसान करके समझाई जाए। तो उसके लिए हम यूँ कर लेते हैं कि देखें, वो जगह, वो लेबॉर्ट्री, वो रूम जहाँ पर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इस जगह को, इस लेबॉर्ट्री को, इस रूम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक बात जो नोट करने की है वो ये कि 1 डायमेंशन, देखें मैंने ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ली हैं और ये मिलके एक स्पेस बना देती हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 1 डायमेंशन, सो 1 डायमेंशन इज अ लाइन। 2 डायमेंशंस
2 dimensions is a plane, a surface. जैसे ये व्हाइट बोर्ड जो है ये 2 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इट्स अ सरफेस, इट्स अ प्लेन. इसी तरह 3 डायमेंशंस जो हैं, 3 डायमेंशंस is space. 3 dimension is space, and the fourth dimension in modern physics, it is time. Time is our fourth dimension, and space and time is collectively called an event. स्पेस और टाइम को हम इवेंट कहते हैं. ठीक है, कोई इवेंट होता है तो हम कहते हैं कि इवेंट कहाँ पर हुआ, किस वक्त हुआ. ये इवेंट ये 4 कोऑर्डिनेट से बनता है, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये स्पेस हो गया, और टाइम जो है ये इवेंट हो गया. अच्छा स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने जब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो इसे हम ज़मान व मकान का फ़लसफ़ा भी कहते हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं. इस स्पेस टाइम के बारे में जो पुराने आइडियाज़ थे, जो न्यूटन के आइडियाज़ थे, वो ये बताते थे कि टाइम इज़ एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, स्पेस इज़ एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी. ये न्यूटन का मानना था. न्यूटन जो था वो अपने ज़माने का एक जीनियस था और बहुत ज़्यादा एक बड़ा मैथमेटिशियन भी था, और न्यूटन का बहुत काम है. न्यूटन ने एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसे कैलकुलस कहते हैं, इस पे बहुत काम किया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं, शायद आपको मालूम हो ना हो. बायनॉमियल थ्योरम ये भी न्यूटन की इजाद है. तो अलबत्ता मेरे कहने का मतलब यह है कि न्यूटन का काम जो है एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन फिर भी वो टाइम और स्पेस जैसी 2 बुनियादी चीज़ों के लिए ठीक ठीक डेफिनेशन नहीं दे सका, क्योंकि वो मैथमेटिक्स शायद उसकी बस में नहीं था. तो उसने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि टाइम भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है और स्पेस भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है. मतलब एब्सोल्यूट क्वांटिटी का मतलब यह है कि एक एक्सपेरिमेंट अगर यहाँ ज़मीन पे किया गया और वो 20 मिनट में होता है, तो ये एक्सपेरिमेंट चांद पर भी 20 मिनट में होगा, ये एक्सपेरिमेंट जो है मरीख पर भी 20 मिनट पर होगा, ये एक्सपेरिमेंट जो भी करेगा, जहाँ पर भी करेगा, चाहे वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करे या रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करे, ये टाइम 20 मिनट्स ही लेगा. लेकिन ये चीज़ बाद में आइंस्टाइन ने प्रूव की कि ठीक नहीं है. देखिए ना, मैंने आपसे बताया कि न्यूटन जो था वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने 1905 में जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो लोग इसके मुखालिफ हो गए, और इतना मुखालिफ हो गए कि इवन इससे हाथ भी मिलाना पसंद नहीं करते थे कि ये वो आदमी है जिसने हमारी साइंस की बुनियादों को हिला के रख दिया है. मतलब बहुत ज़्यादा खफगी का इजहार करते थे इस चीज़ से. तो आइंस्टाइन ने 1905 में जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो ये इतनी आसान थ्योरी नहीं थी. आसान थ्योरी इसलिए नहीं थी कि इसको समझने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, और उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं. आइंस्टाइन ने ये चीज़ें कहाँ से, तो उसके कोई ख्वाब तो नहीं आया था, रात को उसने ख्वाब देखा और सुबह उसने उठ के बताना शुरू कर दिया हो, नहीं. उसने बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल रिसर्च के बाद ये चीज़ें प्रूव की थी और उसकी बेस पर ये थ्योरी पेश की थी. अब जनाब, हर थ्योरी के लिए कुछ पास्टुलेट्स होते हैं, और थ्योरी की कामयाबी का दारोमदार पास्टुलेट्स पर होता है. अगर पास्टुलेट मजबूत हैं तो थ्योरी भी मजबूत होगी, और इसके थ्योरी के जो पास्टुलेट्स थे वो मैथमेटिकली प्रूवन थे. मैथमेटिकली प्रूवन का मतलब यह है कि वो उसने कोई सपोजिशंस नहीं की थी, मैथमेटिकली प्रूफ. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आगाज़ होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे मैंने बताया था कि वो जगह या वो लेबॉर्ट्री जहाँ पर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं वो 2 किस्म के हैं. एक को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जहां एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन कब जीरो होता है? जब कोई बॉडी जो है या तो रेस्ट में हो, या कोई लेबोरेटरी है, कोई जगह है जहां पर आप बैठे हुए हैं और वो रेस्ट में है, इसे हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी बस में बैठे हुए हैं और बस जो है एक वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये भी, इसमें भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। तो बच्चों ये लफ्ज इनर्शियल जो है इट्स फ्रॉम इनर्शिया, इनर्शिया, और हमें मालूम है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो हैं जहां पर हम न्यूटन्स के लॉज अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन लॉज आर एप्लीकेबल। और नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन जीरो ना हो उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जहां पर एक्सेलरेशन जीरो ना हो वहां पे न्यूटन लॉज आर नॉट वैलिड। यहां पर हम न्यूटन लॉज अप्लाई नहीं कर सकते। तो 1905 में आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, उसकी स्पेशलिटी क्या है? उसकी स्पेशलिटी यह है कि ये इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अप्लाई की गई जहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बच्चों आपको बताना यह है कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। कभी इसके बाद मौका मिला तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चूंकि ये थ्योरी है, इस थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं, और ये पास्टुलेट्स जो हैं मैथमेटिकली प्रूवन है। उस वक्त के लोग ये पास्टुलेट्स मानते भी नहीं थे और इनसे इनकार इसलिए नहीं कर सकते थे कि इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया गया था। वो पास्टुलेट्स हैं क्या? दो पास्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के। पास्टुलेट्स नंबर 1, all the laws of physics are same in all inertial frame of references. All the laws of physics are same in all the inertial frame of references. जितने भी frame of references हैं तमाम में inertial frame of references हैं, इनमें फिजिक्स के तमाम लॉज जो हैं वो सेम है। दे रिटेन देयर फॉर्म, कोई ज़रूरत नहीं है किसी फॉर्म को चेंज करने की। और जब मैं कहता हूँ कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स, इसका मतलब है कि न्यूटन लॉज के अलावा बाकी जितने भी लॉज हम अब तक पढ़ चुके हैं, जिसमें मैक्सवेल इक्वेशंस भी हैं, जिसमें गाउसेस लॉ भी है, जिसमें लेंज़ेस लॉ भी है, जिसमें फैराडेज लॉ भी है, और जितने लॉज हम अब तक पढ़ चुके हैं क्लासिकली, वो तमाम के तमाम सेम रहते हैं तमाम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि F = ma का फार्मूला ये ज़मीन पे ठीक है, तो यही फार्मूला मरीख पर भी ठीक होगा, यही किसी यूनिफॉर्म मूविंग बस के लिए भी ठीक होगा, अगर ये तमाम के तमाम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हुए। दूसरा पास्टुलेट जो है सेकंड,
the speed of light in vacuum is a universal constant. Speed of light is 3 exponent 8 meters per second and is independent of the speed of source or observer. स्टूडेंट्स, ये पास्टुलेट जो है, सेकंड पास्टुलेट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. दो बातें हैं इसमें. एक तो यह है कि वैक्यूम में, फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है. इस यूनिवर्स में कहीं पर भी आप चले जाएं जहां पर वैक्यूम हो, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने वाली नहीं है. स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के लिहाज से चेंज होती है. स्पीड ऑफ लाइट एयर में उसकी वैल्यू कुछ थोड़ी सी कम हो जाएगी, मामूली सी कम हो जाएगी, लेकिन वाटर में, ग्लास में और किसी मीडियम में इसकी वैल्यू अच्छी खासी चेंज होगी. लेकिन वैक्यूम में ये चीज़ कांस्टेंट रहती है. एयर में और वैक्यूम में तकरीबन हम स्पीड ऑफ लाइट सेम लेते हैं. इसकी वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड. इसका दूसरा पार्ट जो है वो ये है, दिस स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर. ये सोर्स की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती या ऑब्जर्वर की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती. अच्छा स्टूडेंट्स, ये पास्टुलेट जो है, दिस पास्टुलेट इज द डिमार्केशन लाइन बिटवीन मॉडर्न फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स. ये मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स का हदबंदी करती है. दोनों फिजिक्स अलग अलग हो जाती हैं इस पास्टुलेट की वजह से. देखें, ये पास्टुलेट समझाने के लिए मैं आपको यूं बताऊं कि क्रिकेट हम सब ने खेली है. क्रिकेट में अगर कोई बॉलर जो है पिच पे खड़ा होकर बॉल कराए तो ये बॉल इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं जाएगी. लेकिन बॉलर अगर 10 या 15 मीटर का रनअप ले और फिर पिच पे खड़ा होकर बॉल कराए, भागते भागते पिच पर आए और बॉल फेंक दे, तो अब एक्चुअली हुआ क्या कि बॉलर के हाथ में बॉल है, बॉलर खुद एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग है, और जब इसने बॉडी पावर भी दी बॉल को, दो स्पीड्स हो गई, ये दोनों स्पीड्स जमा हो गई और बॉल तेजी से हमें निकलती हुई नजर आई. ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड्स जमा हो गई, यहाँ पे स्पीड्स एडअप हो गई, तो इसको हम फास्ट बॉलिंग कहते हैं. लेकिन लाइट के केस में ये नहीं है. लाइट के केस में स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं बनती. उसकी वजह यह है कि देखें, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि अगर गाड़ी हमारे पास है और उसकी हम हेडलाइट्स ऑन कर दें, गाड़ी खड़ी हुई है विद हेडलाइट्स ऑन, तो स्पीड ऑफ लाइट ये होगी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड. अगर हम गाड़ी को चलाना शुरू कर दें और अच्छी खासी स्पीड से चलाएं, से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना शुरू कर दें गाड़ी को, 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलाएं गाड़ी को. इस स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो मीटर पर सेकंड में यूनिट है, इसका यूनिट भी वही बना लेते हैं. 120 किलोमीटर 1000 मीटर एंड आर 3600 सेकेंड्स. ये भी मीटर पर सेकंड हो गया. ठीक है, इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 33 मीटर्स पर सेकंड बन जाती है. तकरीबन 33 मीटर्स पर सेकंड आएगी. इस स्पीड को अगर हम लाइट की स्पीड में ऐड कर दें तो क्या बनेगा, v प्लस सी 33 प्लस 3 एक्सपोनेंट 8, और हम करके देखें तो ये फिर 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा. कैलकुलेटर पे आप चेक कर लीजिएगा इस वैल्यू को. जब आप स्पीड ऑफ लाइट में स्पीड ऑफ कार ऐड कर दें तो ये फिर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाती है. तो क्या मतलब बनता है इससे? मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट एक बहुत बड़ी वैल्यू है. 3 एक्सपोनेंट 8, 3 के बाद 8 जीरो लगा दें, एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है. इस वैल्यू में
छोटी मोटी वैल्यूज ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ना, स्पीड ऑफ लाइट की मिसाल ऐसी है जैसे समंदर का पानी है, बहुत ज़्यादा है, और अगर हम घर से एक बाल्टी पानी की लेकर समंदर में डाल दें और ये कहें कि समंदर का पानी ज़्यादा हो गया, नहीं, समंदर के पानी पे फर्क नहीं पड़ता। और अगर एक पानी बाल्टी के निकाल लें समंदर से और ये कहें कि समंदर के पानी पे फर्क पड़ गया, छोटी मोटी वैल्यूज ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से स्पीड ऑफ लाइट पर फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब था इस सेकंड पोस्टुलेट का, जिसने बुनियादी वजह बनी कि दो फिजिक्स जो हैं वो सेपरेट हो गई। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। Results are consequences of special theory of relativity। पहला यह है इंक्रीज इन मास का इंक्रीज हो जाना। एक बड़ी अजीब सी बात, क्योंकि इससे पहले न्यूटन के फिजिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में हम यही पढ़ते रहे हैं और यही पढ़ चुके हैं कि मास जो है ये कांस्टेंट रहता है। हाँ, वेट है जो एक जगह से दूसरी जगह तक कोई बॉडी शिफ्ट हो, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएं तो वेट किसी बॉडी का चेंज होता है, लेकिन मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आइंस्टाइन के फिजिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिजल्ट है कि स्पीड के साथ मास इंक्रीज होता है, नॉर्मल स्पीड पे नहीं, रिलेटिविस्टिक स्पीड पर। अब रिलेटिविटी किस स्पीड से शुरू होती है? नॉर्मल स्पीड से। मैंने भी आपको बताया कि नॉर्मल स्पीड पे मास चेंज नहीं होगा, मास चेंज होगा रिलेटिविस्टिक स्पीड पर। और रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यहां तक आ जाए, एक्सपोनेंट 6 मीटर्स पर सेकेंड, बहुत ज्यादा स्पीड है ये, तो उस वक्त चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, मास चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब देखें, आइंस्टाइन के मुताबिक m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। इसमें m0 क्या है? m0 इज कॉल्ड रेस्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। m is called relativistic mass। v is speed of object, and c is called speed of light, जो कि फिक्स वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड। इसमें ये फैक्टर जो है स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसे कहते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर। लॉरेंट्ज फैक्टर, लॉरेंस वाज अ साइंटिस्ट, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पे उसने काम किया था। ये फैक्टर जो है, हम कहते हैं ना कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन उसको अप्रोच कर सकती है। तो यहाँ पर भी अब मैं जो बात बताने वाला हूँ उसे पहले गौर से सुनिए और अल्फाज समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा तेज़ी से मूव करे कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाए, तो तब उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, बराबर नहीं, अप्रोच कर जाए। और वो स्पीड कहाँ से शुरू होती है? इसी स्पीड से एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड तक आ जाए, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अब मास जो है चेंज होना शुरू होगा, बल्कि इंक्रीज होना शुरू होगा। और इस फार्मूले के मुताबिक इसमें देखें ना, मैंने ये कहा कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे, बराबर नहीं, अप्रोच करे। इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम रहेगी। v by c is less than 1,
मैंने दोनों साइड्स को c पे डिवाइड कर दिया, और अगर मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लूं तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फैक्टर भी 1 से कम होगा। और अगर यहां पर मैं इस फैक्टर को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लूं तो तब भी ये तो 1 से कम ही रहेगा। और अगर इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए दोनों साइड्स पर तब भी ये 1 से कम रहेगा। तो ये फैक्टर, ये लॉरेंस फैक्टर, इट्स ऑलवेज लेस देन 1। ये फैक्टर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमेशा 1 से कम होता है। चूंकि ये फैक्टर 1 से कम है और डिवाइड हो रहा है, सो दिस इंप्लाइज दैट, ये है ना, सिंस m इज इक्वल टू m नॉट divided by square root 1 minus v square by c square, this factor is less than 1. 1 minus v square by c square is less than 1. So this implies that m is greater than m naught. Relativistic mass is more than the rest mass. Rest mass से बढ़ जाएगा। यह है आपकी बुक में, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। स्टूडेंट्स, मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप ये एग्जाम्पलें खुद ट्राई करें। इन एग्जाम्पलों को करने से आप समझेंगे कि मास जो है किस रेशियो से बढ़ रहा है, कि स्पीड कितनी है और मास कितना बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो है दूसरी चीज, वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन श्रिंक हो जाना, कम हो जाना, शॉर्टन हो जाना, डिक्रीज हो जाना, लेंथ का कम हो जाना। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सुन लें कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास डायलेशन या इंक्रीज इन मास, ये दोनों जो हैं अपेरेंट चेंजेस हैं। अपेरेंट चेंजेस ये हैं कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी तो उसका मास भी इंक्रीज होगा, उसकी लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो अपने नॉर्मल स्पीड पर आते हैं तो वही मास दोबारा आ जाएगा और वही लेंथ दोबारा बन जाएगी उसकी। लेकिन ये होता कैसे, अपेरेंट चेंज इसको क्यों कहते हैं, जरा सुने। हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है एक्स वाई जेड, चलें ऑब्जर्वर यहां पर है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कोई रूलर ले लेते हैं हम, कोई स्केल ले लेते हैं या कोई रॉड ले लेते हैं और इस रॉड की लेंथ हम मेजर कर लेते हैं से एल नॉट। इस लेंथ को कहते हैं एल नॉट इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ। Proper length, the length of an object measured in stationary frame of reference। ये वो लेंथ है जो किसी ऑब्जेक्ट की मेजर की गई है स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसे हम कहेंगे प्रॉपर लेंथ। इसके बाद देखें कि इसके सामने से एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो मूव कर रहा है, y प्राइम, x प्राइम, z प्राइम और ऑब्जर्वर o प्राइम। ये ऑब्जर्वर ये लेंथ l नॉट मेजर नहीं करेगा, इसलिए कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, ये इसके सामने से गुजरेगा, तो ये ऑब्जर्वर इसको l नॉट मेजर नहीं करेगा, ये ऑब्जर्वर इसको l मेजर करेगा और ये थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी लेंथ, ये लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। थोड़ी सी कम मतलब कितनी कम, ये डिपेंड करता है स्पीड पर, स्पीड कितनी है। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल यूं दूं आपको कि मैं यहां पर खड़ा हूं, हम यहां पर खड़े हुए हैं, ये एक मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ से 4 इंचेस है। यहां पर हम खड़े हुए हैं, एक मोटर बाइक पर एक लड़का आया और वो बहुत तेजी से यहां पर से गुजर गया और उस मोटर बाइक की स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, तो उसको ये लेंथ 4 इंच नजर नहीं आएगी।
उसके लिए लेंथ कम हो जाएगी, वो ये लेंथ कम मेजर करेगा, इसे कहते हैं लेंथ कंट्रैक्शन। तो ये अब मेजरमेंट में फर्क आया है। जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ऑब्जर्वर है वो इसे L0 मेजर करता है, 4 इंच मेजर करता है, और जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऑब्जर्वर है वो उसे हो सकता है 3 इंच मेजर करे, 2 इंच मेजर करे, डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तीसरी चीज, तीसरा रिजल्ट जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है वो है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, डायलेशन मीन्स बढ़ जाना, फैल जाना, ज्यादा हो जाना, ठीक है, टाइम बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, पहली दो रिजल्ट्स जो आपको बताए, इंक्रीज इन मास का और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, वो अपेरेंट चेंजेस थी। जैसी स्पीड नॉर्मल होती है वही लेंथ दोनों ऑब्जर्वर मेजर करेंगे, चाहे रेस्ट में है या वो मूविंग है, क्योंकि स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर रही होगी, तो मास और उसमें। अच्छा, लेकिन यहाँ पे टाइम डायलेशन वाला रिजल्ट ऐसा रिजल्ट है कि ये एक्चुअल चेंज है, एक्चुअल चेंज है, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखें, इसके लिए जो आइंस्टाइन ने फार्मूला दिया वो ये है, T इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात नोट करने की है कि इसमें कौन सा टाइम जो है वो प्रॉपर टाइम है, टी नॉट इज प्रॉपर टाइम, टी नॉट इज प्रॉपर टाइम, और ये टाइम वो टाइम है जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ये वो टाइम है जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, और जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है वो टाइम हम कहते हैं डायलेटेड टाइम फॉर रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस रिजल्ट में और पहले दो रिजल्ट्स में फर्क है, और फर्क यहां से पता लग जाता है कि L0 हमने लेंथ ली थी रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, M0 हमने रेस्ट मास लिया था, यानी जब मास रेस्ट में हो, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, तो वो मास हम M0 लेते हैं। लेकिन ये टाइम T0 ये वो टाइम है जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है। अच्छा, इस चीज को समझते हैं। अब इस चीज को यूं समझते हैं कि फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, एक ए ले लें और एक बी ले लें। बी इज ऑन अर्थ, अर्थ पर है, और ए को हमने एक स्पेसशिप में भेज दिया। स्पेसशिप में ए है, और इस स्पेसशिप की स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, और कितनी है, से 0.995 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, 99.5% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, बहुत ज्यादा स्पीड है। ए जो है इस स्पेसशिप में है, और बी, ये दो दोस्त हैं ए और बी, एक स्पेसशिप में है और एक अर्थ पे। दोनों ने पहले से अपनी घड़ियों को सिंक्रोनाइज किया हुआ था, एक जैसा टाइम दे रही थी। अब कोई इवेंट होना है, फॉर एग्जाम्पल इवेंट यह है कि दोस्त ए जो है खाना शुरू करता है, तो ये इसको मैसेज कर देगा, वायरलेस पे इनका कम्युनिकेशन है, ये एक दूसरे को बताएंगे। ये ए बी को मैसेज करेगा कि मैं खाना शुरू करने लगा हूं। यहाँ पे जो टाइम मेजर करेंगे हम वो T0 है, और ये टाइम जो है से ये दोस्त ए जो है उतना ही टाइम में खाना खाएगा जितना अपने घर में खाता है, उतना ही खाना खाएगा, ठीक है। और से इसको 10 मिनट्स लग जाते हैं खाना खाते हुए। जैसे ही ये खाना खत्म करे और
फिर अपने दोस्त बी को बताया कि मैंने खाना ख़त्म कर लिया और सिर्फ 10 मिनट में खाना ख़त्म कर लिया, तो इसका दोस्त कहेगा नहीं 10 मिनट नहीं लिए, मेरी घड़ी ये बता रही है कि आपने ये खाना जो है तकरीबन 100 मिनट में, यानी 1 आवर एंड 20 मिनट्स में ख़त्म किया, 40 मिनट्स में, 1 आवर एंड 40 मिनट्स में खाना ख़त्म किया। ये कैसे हुआ? देखो, अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूं, t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो अब यहां से बनेगा क्या? हमें t मालूम करना है। t इज इक्वल टू, स्पेसशिप में टाइम था 10 मिनट्स का और स्पेसशिप जो है इस स्पीड से मूव कर रहा है 0.995 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। आप इसे कैलकुलेट कर लें, ये 100 मिनट्स निकलते हैं, मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ इसे, ये 100 मिनट्स आएंगे। दोनों की घड़ियों में कोई खराबी पैदा नहीं हुई, इसकी घड़ियां स्लो चल रही है, इसकी घड़ी नॉर्मल स्पीड से चल रही है। ये टाइम डायलेशन हुआ किसके लिए? टाइम बढ़ा किसके लिए? क्या मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए या स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए? टाइम बढ़ गया स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो ये बात अब आप याद रखेंगे कि टाइम किसके लिए डायलेट होता है? वो ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसके लिए टाइम डायलेट होता है। टू बी वेरी ब्रीफ, अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अ मूविंग क्लॉक रन्स स्लो। इसका क्लॉक स्लो चल रहा है, इसका क्लॉक नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, ये घड़ियों में कोई फर्क पैदा नहीं हुआ। इवन अगर हम मैकेनिकल वॉचेस ना सही, डिजिटल वॉचेस ना सही, एटॉमिक वॉचेस भी ले लें जिनमें 1 सेकंड का फर्क भी 500 साल के बाद आ सकता हो, वो भी टाइम डिफरेंस दिखाएंगे। इसे हम कहते हैं एक्चुअल चेंज। इसके बारे में स्टूडेंट्स एक पैराडॉक्स भी है, वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहां पे। ट्विन पैराडॉक्स, पैराडॉक्स कहते हैं ना समझ आने वाली बात। ट्विन जुड़वा बच्चे, तो एक घर में एक मेल ट्विन पैदा हुआ और 20 साल के बाद दोनों की उम्र 20 साल होगी। ए और बी 20 ईयर्स 20 ईयर्स, 20 साल के बाद दोनों की उम्र 20 साल होगी। एक भाई बी को हम भेज देते हैं एक स्पेसशिप में दोबारा, देखें स्पेसशिप, और बी को भेज दिया स्पेसशिप में। ये स्पेसशिप 35 ईयर्स तक आगे चलता रहा स्पेस में और 35 ईयर्स इसने वापस आने के लिए जमीन पर। इसने कितना इंतजार किया अपने भाई का? 70 ईयर्स, 35 साल वो स्पेस में आगे जाता रहा, 35 साल उसने वापस आने के लिए लिए, तो टोटल हो गए 70 साल जमीनी इसके लिए। ये अर्थ पे है और इसके लिए टोटल 90 ईयर्स हो गए। ये स्पेसशिप इस स्पीड से जा रहा है 0.995 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, 0.995 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पेसशिप इस स्पीड से मोशन कर रहा है। तो जब ये भाई वापस आएगा तो इसकी उम्र कितनी हो चुकी होगी?
हम ये देखेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे टाइम होगा टी नॉट और यहाँ पर टाइम होगा टी। तो देखें फार्मूला आइंस्टाइन का T इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। टाइम T कितना गुजर गया? 90 ईयर्स। किसके लिए भाई? ए के लिए। 90 ईयर्स टी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.995 सी डिवाइडेड बाई सी होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। 90 स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.995 होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट। अब आप टी नॉट कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा तकरीबन 8.9 ईयर्स। कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लें, ये टी नॉट आ जाएगा 8.9 ईयर्स। और जब ये चला था उस वक्त इसकी उम्र 20 साल थी। और टोटल कितने टाइम इसने स्पेस में गुजारा? 8.9 ईयर्स। तो टोटल टाइम इसके लिए कितना हो गया? चलें इसको 9 ईयर्स ले लेते हैं। दिस इज एज गुड एज 9 ईयर्स प्लस 9 कर दें तो ये तो जवान है और ये मरने वाला हो गया 90 साल। इसकी उम्र 29 ईयर्स। ये जवान है भी, इसने टाइम बचा लिया अपने लिए। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये जमीन पर आया इसकी कमर झुकना शुरू हो जाए, इसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाए, इसके बाल सफेद होना शुरू हो जाए। नहीं, मैंने शुरू में बताया कि ये जो है एक्चुअल चेंज है, अपरेंट चेंज नहीं है, एक्चुअल चेंज है। इसने जो टाइम बचा लिया वो बचा लिया। ठीक है, तो ये एक ट्विन पैराडॉक्स भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलें इसे जरा हम एक और तरीके से भी समझते हैं। देखें, बहैसियत मुसलमान हम लोगों का मानना है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर आसमानों की सैर के लिए तशरीफ़ ले गए। रवायात में आता है कि जिस चीज़ पे बैठ के गए उसे बुराक कहते हैं। और उन्होंने अंबिया कराम से मुलाकातें की, जन्नत की सैर की, दोज़ख के अहवाल देखे, और जब वापस ज़मीन पर आए तो उनके घर की कुंडी उसी तरह हिल रही थी कि बस अभी यहाँ से कोई निकला है। बिस्तर भी गर्म था और वज़ू का पानी भी गर्म था। ये कुरान शरीफ में आता है कि ये जो सारा वाक़या है ये रात के कुछ पहर में हुआ। लेकिन उस वक्त ये बात तस्लीम कफ़ार नहीं करते थे, इस बात को तस्लीम नहीं करते थे। लेकिन आज साइंस इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला की कुदरत में है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़मीन को बहुत तेज़ रोटेशन देना शुरू कर दी हो, यहाँ पे टाइम रुक गया, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बना दिया। और जहाँ पे हमारे नबी थे वो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, वहाँ पे टाइम तेज से चल रहा था। और जब वापस आए तो दोबारा ज़मीन अपनी नॉर्मल रोटेशन पर आ गई हो। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, कर सकता अल्लाह ताला के हुक्म से ही सब चीज़ें चलती हैं। यह है जनाब टाइम डायलेशन। इसके बाद एक और बड़ी एक ऐसा रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूँ जो आइंस्टाइन के नाम के साथ मंसूब किया जाता है, बल्कि है उसी तरह, उसी ने ये चीज़ बताई। किसी से अगर पूछें कि कोई आइंस्टाइन के बारे में कुछ जानता है, तो आइंस्टाइन के बारे में कोई कुछ जाने या ना जाने, लेकिन वो ये ज़रूर बताएगा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, क्या इससे आपके जहन में कुछ मिलती जुलती इक्वेशन आती है? हाँ, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ऐसी है ना, वो भी एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m v स्क्वायर। तो v की जगह यहाँ पे c है और ये हाफ निकाल दे, उसी किस्म की इक्वेशन है। लेकिन हाफ का फैक्टर ये शो कर रहा है कि ये टोटल एनर्जी नहीं, कुछ फैक्टर, कुछ अमाउंट है,
टोटल एनर्जी का, E इज इक्वल टू mc²। इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आपके टेक्स्ट में नहीं है फिलहाल, आप इस इक्वेशन को इसी तरह याद रखें। इस इक्वेशन में अगर हम मास 1 किलोग्राम ले लें, मास को अगर हम 1 किलोग्राम दे लें तो देखें इससे एनर्जी कितनी बनती है। एनर्जी E इज इक्वल टू 1 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8 होल स्क्वायर, 9 एक्सपोनेंट 16 जाउल्स। कम एनर्जी नहीं है। 9 एक्सपोनेंट 16 जूल्स, 9 के बाद 16 जीरो लिख दें, कितनी ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो सिर्फ 1 किलोग्राम मास से हासिल की गई। आजकल हम कहते हैं कि ये जितने भी मासेस हैं दे आर कंडेंस्ड एनर्जी। वुड है, इसको जला दें, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पेट्रोल है, गैस है, ऑयल है, ये तमाम की तमाम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। देखें, ऐसा हुआ कि ज़िलार्ड ने 1933 में फ्यूजन चेन रिएक्शन डिस्कवर कर लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी और ज़िलार्ड ने उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा, रूजवेल्ट को, कि वैसे तो जापानीज़ हथियार नहीं डालेंगे, लेकिन जो काम आइंस्टाइन का है और जो मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन डिस्कवर किया है, इससे हम जंग का नक्शा बदल सकते हैं। और इस पर आइंस्टाइन के साइन भी ले लिए इसी लेटर पर, और ये लेटर रूजवेल्ट को भेज दिया। प्रेसिडेंट ने ये लेटर बड़ा सीरियस लिया और इसी पे काम करने का हुक्म सादर फरमा दिया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा की फिजाओं में एक अमेरिकन एरोप्लेन दाखिल हुआ। द वर्ल्ड वाज एट वॉर, जंग थी। लोगों ने भी इसका इतना ज़्यादा नोटिस नहीं लिया क्योंकि रोज़ जहाज़ आते थे, तबाही मचाते थे, चले जाते थे, कहीं 20 मर गए, कहीं 100 मर गए। लेकिन ये जहाज़ जब आया B-29, एटम बम गिराया इससे। इस एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। ये एटम बम 43 सेकंड्स में ज़मीन से आ लगा और कन्वेंशनल TNT पहले एक्सप्लोड हुआ, उससे 1 माइल तक स्टेम ऊपर उठी। उसके बाद क्रिटिकल मास मिला। क्रिटिकल मास के मिलते के साथ ही अनकंट्रोलेबल फ्यूजन चेन रिएक्शन शुरू हो गए और एक मशरूम ग्रो हुआ जिसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी जानदार थे वो भाप बन के उड़ गए, भाप बन के उड़ गए, उनका वजूद खत्म हो गया। इस 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर जिंदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसलिए कि टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था, जो कि लगभग सूरज का इंटीरियर का टेम्परेचर था। और ऐसा लगता था कि जैसे सूरज जो है हवा में फट गया हो। 3 किस्म की बहुत ख़तरनाक किस्म की वेव्स थी। शॉकिंग वेव्स जिसने इमारतों को हिला के रख दिया। इमारतें इस तरह गिर रही थी जैसे रेत की बनी हुई हों। इसके अलावा आग के लिपटे हर जगह फैल रहे थे और पूरे शहर में एक आग लगी हुई थी। इस 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो चीज़ें थीं वो या तो स्टीम बन गई थी या फिर वो कार्बन में कन्वर्ट हो गई थी। सब कुछ ख़त्म हो गया। 70,000 people were the death toll the moment the bomb blasted. 70,000 लोग वैसे ही मर गए और उसके बाद ये तादाद बढ़ती रही। जो लोग बच गए वो अगर मर जाते तो अच्छा था। क्यों? किसी का लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है,
न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट था, हर तरफ झुलसने की स्मेल थी, जिल्द झुलसी हुई थी, हड्डियां ह्यूमन बॉडीज की गोश्त से अलग हो चुकी थी, और जो सबसे खतरनाक चीज थी वो थी रेडिएशंस। ये रेडिएशंस जो सदियों पीछा नहीं छोड़ती उस इलाके का जहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ हो। हिरोशिमा में भी यही है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो कल्टीवेशन के काबिल नहीं है, वहाँ पे कुछ कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, जो भी कल्टीवेट किया जाएगा, जो भी उगाया जाएगा वो पॉइजनस होगा। इसके अलावा उनकी जीन्स में म्यूटेशंस पैदा हो गई हैं, उनके बच्चे जो हैं उस इलाके के, उस नस्ल के अभी तक स्पेशल होते हैं, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा होता, वगैरह वगैरह। दुनिया खफा थी आइंस्टाइन से कि उसने ये लेटर लिखा ही क्यों। इसलिए यही वजह है कि आइंस्टाइन को इस काम पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो एक बहुत मुश्किल काम था, और इस थ्योरी को बनाने में आइंस्टाइन ने बहुत मैथमेटिकली वर्क भी किया था। और आइंस्टाइन का ये मानना था कि मेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मुझ समेत सिर्फ 11 आदमी समझते हैं। बहुत सी रिसर्च पेपर उसने शाये किए, बहुत से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उसने लेक्चर डिलीवर किए, फिर भी उसका ये मानना था कि मेरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मुझ समेत सिर्फ 11 आदमी समझते हैं, मतलब सिर्फ 10 आदमी समझते हैं। एक तो वो खुद था ना, ये थ्योरी समझना इतना आसान काम नहीं था। इसको इस पे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। इसको नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। वो इतना आसान था कि अगर वो कोई भी, वो केमिस्ट्री वाला भी अगर कोई साइंटिस्ट होता वो उसको एक्सप्लेन कर सकता था। उसकी तरफ हम आएंगे, इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही होगा। आइंस्टाइन से जब इंटरव्यू लिया गया 1949 में, तो उसने ये बताया कि मैं नहीं समझता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर समझता हूँ कि तीसरी जंग अज़ीम के बाद लोग डंडों से और पत्थरों से लड़ा करेंगे। मतलब जब दूसरी जंग अज़ीम में इतनी तबाही मचाई, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का क्या आलम होगा, उस वक्त लोग किस रेस में लगे हुए होंगे न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा करने में। 6 अगस्त 1945 के बाद 9 अगस्त 3 दिन बाद नागासाकी पर भी एक बम फेंका गया, फैटमैन, जिसने लगभग उतनी ही तबाही मचाई जितनी कि यहाँ पर हिरोशिमा में हुई थी। ये बात यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, उसके रिजल्ट्स थे। आइंस्टाइन 18 अप्रैल 1955 को उसकी डेथ हुई। उसकी डेथ के बाद लोगों ने इसके नाम के साथ एक काम किया। देखें, बात यह है कि शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ, इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के शुरू में हमने एक बात डिस्कस की थी, और वो ये कि सारी की सारी फिजिक्स 2 डेफिनेशंस पर डिपेंड करती है, एक स्पेस है और एक टाइम है। ज़मान और मकान का फ़लसफ़ा जिसको कहते हैं स्पेस टाइम थ्योरी। और आइंस्टाइन के मुताबिक ये स्पेस और टाइम जो है एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। स्पेस को अगर मैं लेंथ ले लूँ, स्पेस को अगर मैं एरिया ले लूँ, स्पेस को अगर मैं वॉल्यूम ले लूँ, तो हम ये देखते हैं कि स्पीड के लिहाज से जब स्पीड बढ़ती है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है ना। इसी तरह टाइम भी डिपेंड करता है स्पीड पर। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम डायलेट होगा रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए टाइम जो है स्लो मूव करेगा। तो देखिए ना, स्पेस को अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं और टाइम को मैं टी कह दूं, तो सारी की सारी फिजिक्स इन्हीं 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं स्पीड लूँ तो स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, फोर्स F इज इक्वल टू ma एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह ये देखिए ना, तो सारी की सारी फिजिक्स इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इनकी ठीक ठीक डेफिनेशंस भी होनी चाहिए थी, और इनकी ठीक ठीक डेफिनेशन
न्यूटन जैसा साइंटिस्ट भी पेश ना कर सका, उसके लिए आइंस्टाइन ने डेरिवेशंस भी की, एक्सप्लेनेशंस भी दी। आइंस्टाइन के फौतगी के बाद लोगों ने इसके नाम को यूं ब्रेक किया, आइन प्लस एस प्लस टी प्लस आइन। आइंस्टाइन वाज ए जर्मन, और जर्मनी में आइन का मतलब होता है वन। एस फॉर स्पेस and T for time. The first man who for the first time gave exact ideas about space and time. ये वो पहला आदमी था जिसने पहली दफ़ा स्पेस और टाइम के बारे में ठीक ठीक कैलकुलेशन, ठीक ठीक आइडियाज़ दिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। थैंक यू।